तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वह क्या होता है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये क्या है? द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है उसके अलग अलग रेंज को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके बेसिस पे और जो वेवलेंथ है उसके बेसिस पर हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। तो ये जो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग ऑलरेडी जो है रेडियो वेव्स से स्टार्ट किए। सबसे पहले रेडियो वेव्स क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस्ड होता है, देन आफ्टर जो है हमने उसका यूज बताया। सेकेंड वन जो है वो हम लोगों का क्या था, माइक्रोवेव्स। फिर हमने माइक्रोवेव्स जो है, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस्ड होता है, एंड देन आफ्टर जो है हमने उसके यूज को देखा। उसके बाद जो है हमने देखा इंफ्रारेड। ठीक है, कि इंफ्रारेड जो है उसकी डिस्कवरी किसने की, कितना फ्रीक्वेंसी रेंज होता है और साथ ही साथ इसका क्या यूजेस है, ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है, ठीक है, हम लोगों को देखना है सबसे पहले विजिबल लाइट। ठीक है, आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे विजिबल लाइट से। तो फोर्थ वन जो है आप देखो क्या है, तो विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ऑप्टिकल लाइट जो है ये भी बोल सकते हैं। ये क्या है, इट इज द नैरो रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। ये क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत ही नैरो रीजन है, बहुत ही पतला रीजन है। ठीक है, और इस रीजन को ह्यूमन आई जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट इसी विजिबल लाइट या इसी ऑप्टिकल लाइट की वजह से हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आती है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज द रेंजिंग फ्रॉम, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो देखो कितना नैरो है, 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ठीक है, कितना है, तो 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज से लेकर 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो आप यहाँ पे गौर कर रहे हो, ठीक है, कि इसका जो पावर है इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव या चेंजेस नहीं है। ये कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एटॉमिक एक्साइटेशन। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, एटॉमिक एक्साइटेशन। एटॉमिक एक्साइटेशन से ये विजिबल लाइट जो है ये प्रोड्यूस्ड होता है। क्या है इसका यूसेज, द विजिबल लाइट्स इमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड सराउंडिंग अस। अगर आज हम लोग पूरी दुनिया को देख सकते हैं, जान सकते हैं, तो उसके पीछे का रीजन जो है ये विजिबल लाइट ही है। तो यहां पर जो है हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या, विजिबल लाइट। तो जैसा कि आपको बताया कि ये जो विजिबल लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत ही पतला रीजन है, छोटा सा नैरो रीजन है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें पावर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस जो है वो नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका रेंज जो है फ्रीक्वेंसी का वो कितना है, तो आप देखो 4 into 10 to the power 40 हर्ट्ज से लेकर 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो पावर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नंबर चेंज है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, तो नैरो रीजन है, पतला सा इसका रीजन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत नैरो रीजन है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वह कितनी है, तो 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज से लेकर 8 into 10 to the power 14। जहां तक सवाल है विजिबल लाइट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एटॉमिक एक्साइटेशन। एटॉमिक एक्साइटेशन की वजह से ये विजिबल लाइट जो है ये प्रोड्यूस्ड होता है।
क्या है इसका यूजेस? तो सबसे बड़ा यूज जो है, ठीक है, वो क्या है? आज आप जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, है ना, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, तो ड्यू टू दिस विजिबल लाइट। अगर ये विजिबल लाइट नहीं होता तो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी चीजें हैं, इन सारी चीजों को जो है हम लोग देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और उसके बारे में जो है हम लोग जान नहीं सकते। हम लोग देखते हैं टेलीविजन में यूक्रेन पर जो है रशिया क्या कर रहा है? बमबारिंग कर रहा है ना? तो ये जो बमबारिंग हो रहा है, ठीक है, इसको भी हम लोग देख पा रहे हैं टेलीविजन में। तो टेलीविजन में देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विजिबल लाइट जो है, और विजिबल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना है? तो 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज से लेकर 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। इनफैक्ट आपको जब रिफ्लेक्शन बताया ऑप्टिक्स में, तो हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देगा, है ना, जब लाइट होगा, है ना। तो विजिबिलिटी जो है वो पॉसिबल है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट सी, है ना। अगर लाइट नहीं है तो हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो कौन सा लाइट होना चाहिए? तो वह लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज से लेकर 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज के बीच में होता है। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखना चाहते हैं, देखते हैं, तो वहां पर लाइट पड़नी चाहिए, और वह लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके हम लोगों के आईज तक आना चाहिए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर लाइट जो है हमारी आईज तक पहुंच रही है, तभी जाकर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो देख पा रहे हैं, तो इस सराउंडिंग अस, ठीक है, पूरी दुनिया जो हमारे चारों तरफ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हम लोग गैदर कर रहे हैं, सन को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, एवरीथिंग को हम लोग देख पा रहे हैं, तो दिस विजिबल लाइट की वजह से। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। नेक्स्ट वन जो है ये क्या है? नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये जो फिफ्थ नंबर है, ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। हमने आपको इस नंबर को बताया कि फिफ्थ नंबर, इसका भी एक रीजन है अल्ट्रा वायलेट रेज। आपको क्या करना है? सीक्वेंस को याद करते जाना है। हमने सबसे पहले जो है आपको बताया रेडियो वेव्स, फिर बताया माइक्रोवेव्स, फिर बताया इंफ्रारेड, फिर बताया विजिबल लाइट, और नेक्स्ट वन हम लोग देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का जहां तक सवाल है, द अल्ट्रा वायलेट रेज वर डिस्कवर्ड बाय राइटर इन द 1801। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, ठीक है, उसकी डिस्कवरी जो है जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था राइटर, और हम लोग देख रहे हैं कौन सी ईस्वी थी? तो 1801 ईस्वी। The frequency range of ultraviolet rays is 8 into 10 to the power 14 hertz to 8 into 10 to the power 16 hertz। वह फ्रीक्वेंसी जो 8 into 10 to the power 14 hertz से लेकर 8 into 10 to the power 16 hertz के बीच में है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज का नाम देते हैं। गौर करने वाली बात है कि 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज जो है विजिबल लाइट का क्या था? तो सिंपल मैक्सिमम वाला, और मिनिमम तो उसमें 14 ही था, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा था। 4 into 10 to the power 14 से लेकर 8 into 10 to the power 14, वो जहां खत्म हुआ वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। और 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज से लेकर 8 into 10 to the power 16 हर्ट्ज, यानी कि नंबर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ पावर जो है वह चेंज यहाँ पर। The ultraviolet rays are produced by sun, special lamp and very hot bodies। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है प्रोड्यूस होता है सन के द्वारा, स्पेशल लैंप्स होते हैं, स्पेशल लैंप्स, तो स्पेशल लैंप्स के जरिए ये प्रोड्यूस होते हैं। और साथ ही साथ, ठीक है, जो बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है, सन भी उसमें एक एग्जांपल है, तो अगर बहुत ज्यादा हॉट बॉडीज है तो वहां से भी ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वह निकलता है। Most of the ultraviolet rays coming from sun are absorbed by the ozone layer in the earth atmosphere। अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो इस तरह से अर्थ है, तो इस अर्थ के चारों तरफ जो है, ठीक है, हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर है, तो इसमें जो है बहुत सारे लेयर्स हैं। उसमें से, ठीक है, जो लेयर है कौन सा? ओजोन लेयर, ठीक है,
तो मोस्ट ऑफ दी अल्ट्रावायलेट रे जो है, ठीक है, इसको ये एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और एब्सॉर्ब करने की वजह से ही, ठीक है, हम लोग उसके प्रभाव से बचे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो द अल्ट्रावायलेट रेज इन लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स है इसके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो पहला जो है इसकी खासियत हम लोग देख रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट रे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड हेंस इट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है, ठीक है, हम लोग जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए करते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड इन बर्गलर्स अलार्म्स, जो घर में अलार्म्स होते हैं, फैक्ट्रीज में अलार्म्स होते हैं, खतरे की जो अलार्म्स होती हैं, तो उसको भी लगाने के लिए, ठीक है, वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज जो है यूज होता है। अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड इन बर्गलर्स अलार्म बाय यूजिंग इट्स एबिलिटी टू काउंट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज में ये एबिलिटी होती है कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर सकता है। Ultraviolet rays are used in the study of molecular structure and arrangement of electrons in the external cell through UV absorption spectrum. तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसका इस्तेमाल हम लोग स्टडी में भी करते हैं। इसकी स्टडी, तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी में, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सेल थ्रू अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसके जरिए, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है अलग अलग जो डिफिनेट ऑर्बिट्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वह किस तरह से है उसको देखने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन फॉरेंसिक लैबोरेटरीज। जो फॉरेंसिक लैबोरेटरीज में फिंगरप्रिंट्स के डिटेक्शंस होते हैं उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स। जो फूड स्टफ है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी है बैक्टीरिया को मारने की, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फूड स्टफ्स है उसको भी प्रिजर्व करने में ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वन जो है हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज। तो जहां तक सवाल है अल्ट्रावायलेट रेज का, है ना, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसकी डिस्कवरी जो है राइटर ने किया 1801 में। जहां तक सवाल है फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज to 8 into 10 to the power 16 हर्ट्ज। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से जानते हैं। जहां तक सवाल है अल्ट्रावायलेट रेज का प्रोडक्शन का, ये कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय सन, सन के द्वारा प्रोड्यूस होता है ना। स्पेशल लैम्प्स होते हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए, और साथ ही साथ अगर कोई बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है, तब भी वहां से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। हमने आपको बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर क्वेश्चंस के लिए, कि अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आता है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन जो है कौन सा लेयर करता है, तो उसका नाम है ओजोन लेयर। आप सब जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज वेयर एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वह ऑब्जर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन का काम जो है वह करता है। अगर ये नहीं होता तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना, ये काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता था। हम लोग आज के डेट में जानते हैं कि धीरे धीरे जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से ये ओजोन लेयर जो है उसमें कहीं कहीं जो है छेद हो गए हैं, और उस छेद की वजह से बहुत सारे स्किन डिजीजेस जो हैं हो रहे हैं, ठीक है, जो स्किन कैंसर होता है, ठीक है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये हार्मफुल है, ठीक है, तो इसका हम लोग यूज भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज में ये एबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया को इजिली मार सकता है, इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर बैक्टीरिया को इजिली डिस्ट्रॉय करेगा तो हम लोग उसका इस्तेमाल जो है स्टरलाइज करने के लिए कर सकते हैं किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, है ना। आपने देखा होगा कि जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग कैंची, ठीक है, छुरी, कुछ भी अगर इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है उसकी स्टरलाइजिंग, यानी कि उसमें जो भी बैक्टीरियाज हैं उसको
मारना, ठीक है। क्योंकि जिसका ऑपरेशन हो रहा है, सपोज करिए पथरी हो गई, उसकी ऑपरेशन के लिए हम लोग कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर बाई चांस जो है उसमें बैक्टीरियाज हैं और उसी के ड्यूरेशन में जो है वैसे ही बिना स्टरलाइज किए जो है अगर एक डॉक्टर जो है वो क्या करता है, सर्जरी को कंटिन्यूड कर देता है, तो जिस बीमारी की वजह से, ठीक है, उसको कुछ होना नहीं था, ठीक है, प्रॉब्लम थी, होना नहीं था, लेकिन जो सेप्टिक होगा उसकी वजह से वो पेशेंट जो है उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने में अल्ट्रावायलेट रेज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए, ताकि हम लोग किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को उसके जरिए स्टरलाइज कर सके, है ना। बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बैक्टीरिया फ्री होगा, उसके जरिए अगर कोई भी सर्जरी प्रोसीड होती है तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसका दूसरा क्या यूज है, तो हमने बताया कि इसका यूज जो हम लोग बर्गलर्स अलार्म में करते हैं। अगर आप घर में जो है अलार्म लगाते हैं तो उस अलार्म में भी ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है यूज हो सकता है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने की। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा तो हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा और उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो अलार्म जो है वह बचेगा, ठीक है। जो फैक्ट्रीज होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वहां पर भी, ठीक है, जो फैक्ट्रीज और बैंक में जो बर्गलर अलार्म होते हैं, ठीक है, खतरे की घंटी के लिए भोंपू जो बजता है, वहां पर भी ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखते हो, ठीक है, आपने न्यूज में देखा होगा कि अगर रसिया जो है, ठीक है, बमबारिंग करने वाला है तो यूक्रेन में जिस शहर में बमबारिंग होने वाली है, ठीक है, वहां पर एक अलार्म बज रहा है, ठीक है। तो उस अलार्म को भी बजाने में ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है प्लेइंग ए वाइटल रोल, इसका भी इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। अब देखिए ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है इसका दूसरा क्या यूज और हो सकता है, तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग फूड को प्रिजर्व करने के लिए कर सकते हैं। क्या करने के लिए कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि फूड जो है वो खराब क्यों होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से। इसमें कैपेबिलिटी है बैक्टीरिया को मारने की, तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग फूड को, खाना को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर कहीं पे कोई क्राइम होता है, ठीक है, तो जब कभी भी आप पुलिस को फोन करते हो, अच्छी वाली पुलिस को जिसने पढ़ के पास किया है, तो वो आपको क्या बोलता है कि आप किसी भी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हाथ लगाने से क्या होता है, आपने सुना होगा कानून का हाथ लंबा होता है। लंबा होता है कहने का मतलब क्या, ठीक है, कि उसकी जिद में जो है, ठीक है, उसकी पकड़ में जो है आप भी आ सकते हो। क्यों, क्योंकि वो तो सबूत को देखेगा, एविडेंस को देखेगा, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट एविडेंस चला गया देन दैट टाइम आप जो है वो उसकी वजह से जो है पनिशमेंट आपको मिल सकती है, बिना किए भी हो सकता है कि सबूत जो है आपके खिलाफ हो। तो आपको जो है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, सपोज करो किसी का मर्डर ही हुआ है और आपने देखा है, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा कुछ एविडेंस हो गया है, इंसिडेंट हो गया है, तो आपको जो है किसी भी एविडेंस पे आपको हाथ नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर आप छुएंगे ना, ठीक है, तो आपकी एक फिंगरप्रिंट जो है वह उस ऑब्जेक्ट में बन जाती है। जैसे अगर ठंडे का दिन है, आप मिरर में जो है थोड़ा सा भाप ले लीजिए, उसके बाद छुएंगे ऐसे, तो आपका फिंगरप्रिंट दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को छू लिए, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि वहां पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं, वहां पर क्या है, फिंगरप्रिंट जो है वो बन जाता है। और उस फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करने में, ठीक है, किसका यूज होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है इसका इस्तेमाल हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है या जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो अलग अलग डिफिनिट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को देखने के लिए भी ये अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, उसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं। तो ये था हम लोगों का अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे एक्स रेज। नेक्स्ट वन जो है ये एक्सरे जो है वह क्या है,
कि इसकी डिस्कवरी जो है किसने किया था, तो अगर आप बात करो द एक्स-रेज वेयर डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट डब्ल्यू रोंटगेन। ठीक है, इसकी आविष्कार जो है, ठीक है, किसने किया था, तो डब्ल्यू रोंटगेन ने। ठीक है, किसने किया था, डब्ल्यू रोंटगेन ने। अब यहाँ पे देखिए इसकी आविष्कार जो है, ठीक है, किसने किया, हमने कहा जर्मन का एक फिजिसिस्ट था जिसका नाम था डब्ल्यू रोंटगेन। देयर फ्रीक्वेंसी रेंज इज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वह कितनी होगी, 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज, जो उसका लोअर लिमिट है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज, यानी कि वह फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज से लेकर 3 इंटू 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज के बीच होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स-रेज। These are produced when high energy electrons are stopped suddenly on a metal of high atomic number. अगर एक हाई एटॉमिक नंबर वाला मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है सडनली रुकता है तो एक्स-रेज जो है वो प्रोड्यूस्ड हो जाता है। एक्स-रेज हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी छेद करने की कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, एक्स-रेज। एक्स-रेज जो है उसकी डिस्कवरी किसने किया, तो हमने कहा जर्मन फिजिसिस्ट डब्ल्यू रोंटगेन ने किया। क्या होता है एक्स-रेज, तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज इन बिटवीन 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज। तो अगर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज से लेकर 3 इंटू 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज के बीच होगी, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, एक्स-रेज करेंगे। सर ये इसका फ्रीक्वेंसी है ना, क्या सर ये इसका फ्रीक्वेंसी है ना एक्सरे का, इसका वेवलेंथ क्या होगा। अब वेवलेंथ का तुम देखना, ठीक है, अभी हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है ना, जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आप नोट्स में जो है ठीक आप देखेंगे, है ना, कि साथ साथ जो है, ठीक है, जो वेवलेंथ रेंज है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। जो एक्स-रेज है इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो होती है 10 टू द पावर 11 मीटर to 3 into 10 to the power minus 8 meter, 10 to the power minus 11 meter to 3 into 10 to the power minus 8 meter। तो इनफैक्ट जो है ये रेंज जो है वो एग्जामिनेशंस में पूछा नहीं जाता है, उसका असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है। तो सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी अगर सीक्वेंस को अगर आप याद रखोगे, हमने यहाँ पर एक को पकड़ा है, अब फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, जैसे जैसे आप देख रहे हो बढ़ते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो उसमें जो है अगर वेवलेंथ को भी, रेंज को भी अगर हम लोग याद रखेंगे तो याद होगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज को देख रहे हैं। और जो फ्रीक्वेंसी रेंज का सीक्वेंस होगा ना, जैसे ये फ्रीक्वेंसी का हम लोग रेडियो वेव से पढ़ना शुरू किए हैं, धीरे धीरे जो है फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो गया है, बढ़ते चला गया है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज अगर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो जस्ट उसका रिवर्स होता है, जो हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद जो है एक बार कंक्लूड करेंगे। अब जो है हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, एक्स-रेज का। तो एक्स-रेज में जो है, ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। तो अगर मान लो, ठीक है, एक एटॉमिक नंबर जो कि हाई एटॉमिक नंबर वाला जो है अगर मेटल है, उस पे इलेक्ट्रॉन जो है सडनली रुकता है, तो ये एक्स-रे जो है प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका सपोज करिए, ठीक है, चेस्ट का एक्स-रेज करना है, तो चेस्ट पर जो है, ठीक है, एक मेटल रख आपको खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और खड़ा करके बोलता है एकदम से सीधा रहना है। ठीक है, आप सीधा रहते हो, एक बड़ी सी मशीन सामने लेके आता है, उसके बाद बोलता है एक्स-रे हो गया। तो वो क्या करता है, वहां से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स निकलता है जो कि उस मेटल से टकराता है, और उस मेटल से टकराने से एक्स-रे जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर, छेद करने की कैपेबिलिटी बहुत अधिक होती है। तो वो अंदर का फिगर जो है, ठीक है, वो आपको देगा। तो इससे क्या क्या यूज है, इसका कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसको जो है हम लोग बारी बारी से डिस्कस करें। तो यहाँ पे देखिए एक्स-रे जो है, ठीक है, इसका क्या यूज है सभी लोग जानते हैं। ठीक है, पहला यूज जो है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे,
X-rays are used in surgery for the detection of fractures, foreign bodies like bullets, diseased organs and stones in the human body. अगर किसी भी, ठीक है, का सर्जरी होना है, ठीक है, तो सर्जरी होना है कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कैसे करें, ठीक है। सपोज करिए किसी को फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो डॉक्टर को ये जानना जरूरी है ना, कि उसका फ्रैक्चर जो है कितना हुआ है, किस तरफ हुआ है। अदरवाइज वो सेट कर देगा और सीधा प्लास्टर लगा देगा, तो बिना ठीक से सेट किए, ठीक है, अगर प्लास्टर चढ़ा देगा तो उसको ठीक होने के बजाय जो है और ज्यादा खराब कर देगा। आपने देखा होगा कि समटाइम्स अगर किसी का हाथ टूटा है, ठीक है, उसकी फ्रैक्चर हुई है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे तो करेगा, एक्सरे किया, ठीक है, उसके बाद उसको बढ़िया से सेट किया और सेट करने के बाद जो है फिर से प्लास्टर चढ़ा दिया। बोलेगा कि प्लास्टर कटने के बाद आपको फिर से एक्सरे करना है, तो फिर से एक्सरे करना है कहने का मतलब वो डॉक्टर जो है ये भी कंफ्यूज्ड कि ठीक से हमने किया है कि नहीं किया है। वो देखना चाहता है, ठीक है, कि जो फ्रैक्चर एक्चुअल में हुआ था हमने उसे ठीक किया या नहीं किया, और ठीक नहीं किया तो फिर से वो प्लास्टर चढ़ाएगा। समझ गया, कोई ना कोई जो है, ठीक है, वहां पर वो एक्सक्यूज देगा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम रह गया है, ठीक है, इसके लिए आपको फिर से करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि फिर से सेटल करके फिर से जो है उसके ऊपर से प्लास्टर चढ़ाएगा, है ना। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं जो है उस डॉक्टर को डाउट है, तब वो दोबारा बोल रहा है। समझ गए। तो इस तरह से अगर आप देखो जो फ्रैक्चर है उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज होता है। फॉरेन बॉडीज लाइक बुलेट, अगर किसी को गोली लग गई है ना, तो उसका पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए, उस पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरेज होता है। या फिर किसी का पथरी हो गया है, स्टोन हो गया है, ठीक है, तो उस स्टोन का लोकेशन को एग्जैक्टली देखने के लिए भी ये एक्सरे जो है वह कराया जाता है। दूसरा यूज जो है वो क्या है, तो इट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स एंड होल्स इन फाइनल मेटल प्रोडक्ट। तो अगर कोई इंजीनियर जो है कोई फाइनल मेटल प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसमें किसी भी तरह का फॉल्ट रह गया है, किसी तरह का क्रैक रह गया है, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये एक्सरे जो है वो कराया जाता है। X-rays are used in radiotherapy to cure ultra-cable skin diseases and malignant growth. एक्सरे जो है रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है। जो भी डिजीजेस होते हैं अल्ट्रा केबल स्किन डिजीजेस, तो जो अल्ट्रा केबल स्किन डिजीजेस हैं उसके लिए भी एक्सरे जो है वह कराना चाहिए, ठीक है। या मेलिग्नेंट ग्रोथ, अगर मान लिया जाए किसी का ग्रोथ ही नहीं हुआ, ठीक है, ग्रोथ जो है एग्जैक्टली एकदम से रुक गया है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है, उस रीजन को जानने के लिए भी एक्सरे जो है वो किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ पर्ल्स इन ऑयस्टर्स। आप जानते हो कि सीप से जो है हम लोगों को मोती मिलता है, लेकिन किस सीप में जो है आपका मोती है, ठीक है, उसको ऊपर से ही हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ एक्सरेज। या फिर डिफेक्ट्स इन रबर टायर्स, गोल्ड एंड टेनिस बॉल। जो गोल्ड है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट रह गया, इनफैक्ट, ठीक है, गोल्ड में कोई डिफेक्ट है, कोई फाइनल जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट है, या फिर कोई टेनिस बॉल है उसमें किसी तरह का डिफेक्ट है, तो सारी डिफेक्ट्स को देखने के लिए ये जो एक्सरेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई सा भी दो यूज जो है, ठीक है, कम से कम आपको याद रखना है। तो आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया उसमें आप देखना, ठीक है, या फिर जो वीडियो है उसको एक दो बार रिपीट करना, तो जो भी आपको इजी लगे कम से कम दो यूज जो है आपको जरूर से याद रखना। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे गामा रेज। ये लास्ट वन जो है, ठीक है, वो हम लोगों का है गामा रेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये गामा रेज क्या है ये हम लोग देखेंगे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का लास्ट है, ठीक है। और वो क्या है, तो गामा रेज, या फिर हम लोग इस तरह से गामा रेज भी लिखते हैं। तो ये गामा रेज जो है वो क्या है ये देखा जाए। तो gamma rays are the electromagnetic waves of frequency range 3 into 10 to the power 19 hertz। 3 into 10 to the power 19 hertz जो है ये लोअर लिमिट है फ्रीक्वेंसी का,
गामा रीच का। ये कहां तक होता है? तो 5 इंटू 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज से लेकर 5 इंटू 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज के बीच में, तो इसको हम लोग गामा रेज कहते हैं। गामा रेज हैव न्यूक्लियर ऑरिजिन, इसका जो ऑरिजिन है वो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस से होगा। दीज रेज आर हाईली एनर्जेटिक, ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक होगा, एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसकी न्यूक्लियस से ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो जहां तक सवाल है गामा रेज का क्या होता है, तो सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज इन बिटवीन 3 into 10 to the power 19 hertz to 5 into 10 to the power 20 hertz। तो ये फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गामा रेंज कहते हैं। ये न्यूक्लियर ऑरिजिन होता है, न्यूक्लियस से निकलेगा, तो ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक भी होता है। साथ ही साथ हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उसकी न्यूक्लियस से ये प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? तो हम लोग जो है, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जब सीबीएसई वालों को मैं बताऊंगा, ठीक है, तो वहां पर ये रेडियो एक्टिविटी जो है हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, तो वहां पर इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि कुछ अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियाई जो है, ठीक है, इससे एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो है वो निकलते हैं, है ना, और उन्हीं एनर्जेटिक पार्टिकल्स में हम लोग देखते हैं अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इनके बारे में जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस से प्रोड्यूस्ड होते हैं। देन आफ्टर जो है गामा रेज के हम लोग क्या देखेंगे? यूजेस देखेंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ गामा रेज? पहला यूज क्या है? तो गामा रेज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। ये जो कैंसर है या फिर जो ट्यूमर्स है, तो ये जो कैंसर या फिर ट्यूमर्स जो है इनका ट्रीटमेंट में गामा रेज प्लेइंग अ वाइटल रोल, राइट। तो गामा रेज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। कैंसर और ट्यूमर्स जो है इसके ट्रीटमेंट में गामा रेज का उपयोग होता है, यूज होता है। दूसरा क्या है? इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर अ लॉन्ग टाइम एज द सॉफ्ट गामा रेज किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली। ठीक है, ये क्या कर सकता है? तो ये जो फूड स्टफ्स है, यानी कि कोई भी खाना जो है आपने बनाया, ठीक है, अगर आप उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हो लंबे समय के लिए, तो गामा रेज जो है ये आपका हेल्प करेगा। जैसे सपोज करो, ठीक है, अविनाश क्या किया, खाना बनाया, है ना, और बाई चांस जो है वो खाना बहुत टेस्टी बन गया। अब वो सोचता है कि नहीं हम और 2-4 दिन इसी खाना को खाएंगे, है कि नहीं, तो उसको जो है यूज करना होगा किसका? गामा रेज। एक्चुअल में खाना खराब क्यों होता है? ठीक है, तो ड्यू टू बैक्टीरिया, है ना, तो इसको जो है ये अविनाश अब खाना खिलाएगा। अविनाश खाना हम लोग जो है कल का ब्रेकफास्ट तुम बना रहे। देखो एक्चुअल में खाना जो है खराब क्यों होता है? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं तब वो डाइजेशन होता है, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। क्या बोल रहे हो? तो पूछिए तो आया ही वाला समझ, उसी सर सब समझ गए, आंसर देगा। वेवलेंथ पूछिए अभी इसको, गामा रेज का। किसको पूछेंगे? करण को सर, करण को बोल रहा था कि बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है सर। गुड नाइट, गुड नाइट। कहा है तुम लोग का करण को भगाने पे तुले? चलो इधर देखो, हम लोग जो है, ठीक है, बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि फूड स्टफ जो है, ठीक है, उसको ज्यादा दिन तक जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में खाना जो है खराब क्यों होता है? ठीक है, आप इस सबको समझो। अगर मान लो ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड जब तक वो पॉलीथीन के अंदर पैक्ड रहता है वो खराब होता है? जल्दी नहीं होगा। लेकिन तुम उसको निकालो, आधा खा के छोड़ दो, ठीक है, आप देखोगे कि थोड़े समय के बाद जो है उसमें खट्टापन आ जाता है। क्यों? तो एक्चुअल में हम लोग खाते हैं देन आफ्टर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का कहानी उल्टा है, वो लोग पहले डाइजेस्ट करेगा फिर खाएगा, बाद का कोई टेंशन नहीं। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो जो सिक्रीट करता है, उसी की वजह से वो खट्टापन जो है आ जाता है। हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो मुंह से जो है डाइजेशन शुरू होगा, 5% जो है सिर्फ माउथ में जो है डाइजेशन होगा, फिर इसोफेगस आएगा, ठीक है, फिर जो हम लोग देखेंगे स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, ठीक है, उसका सिक्रेशन जो है
होता है और वो धीरे धीरे जो है ठीक है वो डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है तो उसको स्मॉलर वन में जो है वो तोड़ता है। जब आप खाते हो ठीक है वो काफी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है, वो छोटे छोटे ठीक है में टूटेगा और ये जो तोड़ने का जो काम है ठीक है वो डाइजेशन से होता है और उसके लिए जो है आपके बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ठीक है वो सिक्रेशन करेगा तो डाइजेशन होगा। बैक्टीरिया में क्या होता है कि वो पहले डाइजेस्ट करेगा, मतलब उसमें एंजाइम को सिक्रेट करेगा और उसके बाद वो खाएगा। ठीक है, तो खाना खराब क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज की वजह से। ठीक है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो ये गामा रेस में ये कैपेबिलिटी है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर मार देगा ठीक है तो खाना खराब नहीं होगा, तो उसको लंबे समय तक खा सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? तो गामा रेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। गामा रेज जो है इसका इस्तेमाल जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। नेक्स्ट वन क्या है? तो इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटॉमिक न्यूक्लियस का, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है गामा रेज के जरिए हम लोगों को मिल सकता है। तो इसका इस्तेमाल जो है ठीक है हम लोग कैंसर और ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में करते हैं। जो फूड स्टफ्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में गामा रेज का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ जो काफी ज्यादा वैल्यूएबल नाइट्रोजन डालते इंफॉर्मेशन हैं है about the structure of atomic फूड nucleus, स्टफ को सर उसमें प्रिजर्व भी करने के लिए तो नाइट्रोजन यूज करते हैं ना क्या बोल रहे हो? सर? फूड स्टफ को तो प्रिजर्व करने में नाइट्रोजन वगैरह यूज करते हैं ना? नाइट्रोजन? अरे मतलब नहीं इसको तो सर ये एक जैसे कि तुम्हारा अल्ट्रा वायलेट भी जो है ठीक है वो मार सकता है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। गामा रेज अगर उसको मार सकता है तो गामा रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही सर चीज इसका के लिए यूज कैसे करते हैं मतलब? क्या बोल रहे हो? सर इसका यूज कैसे होता है मतलब फूड स्टफ को बचाने के लिए ऐसे हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली? फूड स्टफ के लिए जो है ठीक है तुमको गामा रेज जो है ठीक है उसका सोर्स वहां पर देना होगा। ठीक है, खाना रख दिया है ठीक है और वहां पर जो है गामा रेज को जो है वहां पे उस कहाँ से फूड लाएंगे स्टफ। सर हम लोग गामा रेज? क्या बोल रहे हो? हम लोग गामा रेज कहाँ से लाएंगे? तुमको लाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो है ठीक है ऑलरेडी बना बनाया जो है आपको मिलता है। ठीक ना, तो उसको खाली वहां पे सेट कर सकते हैं। मतलब देखो जैसे अगर हम लोग कोई फ्रीज यूज करते हैं है ना, तो फ्रीज में जो है जैसे जो सस्ता पड़े ठीक है उसी को ना आप यूज करोगे। तो यहाँ पर एक्चुअली गामा रेज जो है वो तो न्यूक्लियर ओरिजिन रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर ओरिजिन अगर रहता है ठीक है तो सब कोई तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो मान लो कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्टर है ठीक है या कहीं पे परमाणु संयंत्र जो है ठीक है जहां पे बन रहा है, जहां पे गामा रेज इजिली अवेलेबल हो सकता है, तो वहां का लोग को भी तो खाना बनाने की जरूरत है। ठीक है, या खाना को एक दिन को बनाया ठीक है उसको लंबे अरसे तक खाना है, 2-3 दिन तक खाना है, तो वहां पर वो लोग यूज करेगा। तुम्हारे पास तो फ्रिज है ही है। ठीक है, तो जबरदस्ती गामा रेज से ही तुम प्रोटेक्ट करने का क्या जरूरत है ना? जो तुम्हारे पास इजिली अवेलेबल होगा, जो जिसका कॉस्ट कम पड़ेगा उसी को ना यूज करोगे। तो फ्रिज से करो। ठीक है, उतना मिनिमम कम टेम्परेचर पे कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, इसीलिए वो ज्यादा समय तक आपका खाना सेफ रहेगा। अगर आप आज बना लिए हो चिकन ठीक है उसको फ्रिज में रख दोगे तो कल खाओगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हमारे से ही तुमको मारना है जरूरी थोड़ी है। समझ गया ना? आप देखो क्वेश्चन जो है वो कैसे आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग बार बार बात कर रहे थे सीक्वेंस कि जो जैसे जैसे हमने आपको बताया है वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? रेडियो वेव्स। याद कर रहे हैं? सबसे पहले क्या पढ़े थे जी? रेडियो वेव्स। उसके बाद क्या पढ़े? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद क्या पढ़े? इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड जो है ठीक है उसके बाद क्या पढ़े थे? विजिबल लाइट, है ना? विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट के बाद जो है अल्ट्रावायलेट रेज पढ़े, और अल्ट्रावायलेट रेज के बाद जो है एक्स रेज, एंड देन आफ्टर गामा रेज पढ़े। तो एक्चुअल में ठीक है आपको एक सेंटेंस जो है वो याद रखने की जरूरत है, और वह सेंटेंस क्या है ना? राम इन विलेज। राम इन विलेज अल्ट्रा एक्स वाई। ठीक है,
ये क्या है, राम इन विलेज अल्ट्रा XY। ये अगर आप देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किस चीज का, फ्रीक्वेंसी का। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, ये धीरे धीरे जो है वह बढ़ता गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है इसका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, इंक्रीजेस, ठीक है, और वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीजेस। यहां पे देखिए राम लिखा है RA, दैट इज रेडियो वेव्स, M फॉर माइक्रोवेव्स, E इंफ्रारेड वेव्स, VI विजिबल लाइट, ये हो गया अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। तो आपको याद रखना है, ठीक है, राम इन विलेज अल्ट्रा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन जो है, नेम एनी 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी जो है उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम जो है वो लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस तरह से अगर आप देखो, रेडियो वेव्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इधर छोटा और इधर वाला बड़ा। तो रेडियो वेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, माइक्रोवेव्स की होगी। माइक्रोवेव से ज्यादा किसका होगा, इंफ्रारेड वेव्स का होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है किसका होगा, विजिबल लाइट का होगा। और विजिबल लाइट से ज्यादा किसका होगा, यूवी रेज का होगा, ठीक है, यूवी रेज का होगा। उससे ज्यादा किसका होगा, एक्स रेज का होगा। और एक्स रेज से ज्यादा जो है किसका होगा जी, गामा रेज का। आगे बात समझ में, तो सिर्फ इसी सीक्वेंस को जो है आपको लिखने की जरूरत है, ठीक है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। कोई दिक्कत है जी किसी को, प्रॉब्लम है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से यहां से पूछा जाता है। पूछेगा, अरेंज द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यहां नाम दिया हुआ है इंफ्रारेड वेव्स। क्या दिया हुआ है, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज, एक्स रेज, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज, यहाँ पे ये हो गया अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है गामा रेज, और यहाँ पर दिया हुआ है गामा रेज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आप देखो, अरेंज द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे घटना चाहिए, ठीक है। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा वाला को पहले लिखना होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है, गामा रेज का, इसको 1 नंबर देंगे। उसके बाद किसका है, एक्स रेज का, ये दूसरा नंबर होगा। फिर क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये तीसरा होगा। और ये जो है आपका चौथा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रीक्वेंसीज के आधार पर, तो सबसे पहले लिखना है गामा रेज, इस सिंबल ऐसा होगा घटते क्रम में। इसके बाद जो है दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, एक्स रेज। एक्स रेज के बाद क्या होगा, तो अल्ट्रा वायलेट रेज। और उसके बाद जो है, ठीक है, हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछा। अब देखिए वेवलेंथ के बेसिस पर एक हम लोग करके देखते है ना, वेवलेंथ के बेसिस पे किस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। एक क्वेश्चन जो है उस पे, रीराइट द फॉलोइंग रेडिएशंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वैल्यूज। यहां पर है इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। इसके बाद है रेडियो वेव्स, यहां पर जो है हम लोगों का क्या दिया हुआ है, रेडियो वेव्स।
रेडियो वेव्स के बाद क्या है, तो गामा रेंज और माइक्रोवेव्स। गामा रेंज है और साथ में माइक्रोवेव्स, ठीक है। क्वेश्चन को अब ध्यान से सुनेंगे। रीराइट द फॉलोइंग रेडिएशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, घटते क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में धीरे धीरे घटना चाहिए, तो घटना चाहिए यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का बढ़ने वाला जो है सीक्वेंस, वही वेवलेंथ का घटने वाला है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले जो है क्या होगा, रेडियो वेव्स, ठीक है, 1 नंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव्स दूसरा नंबर में। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड तीसरा नंबर में। और गामा रे जो है वो किसमें हो जाएगा, चौथा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है लिखा जाएगा रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, ये वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स का, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ठीक है। सबसे फ्रीक्वेंसी कम किसका, रेडियो वेव्स का। सबसे ज्यादा किसका, गामा रेज का। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वेवलेंथ जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा किसका, रेडियो वेव्स का, सबसे कम किसका, गामा रेज का। तो सिर्फ एक ही को याद रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो वेवलेंथ जस्ट उसका उल्टा, ये वेवलेंथ का डिक्रीजेस ऑर्डर होगा। उसके बाद ध्यान से जो है, ठीक है, सोचना है, उसके बाद लिखना है। तो यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है, तो पहले रेडियो वेव्स होगा 1 नंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव्स हो जाएगा। और माइक्रोवेव्स के बाद जो है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। और उसके बाद जो है फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गामा रेज को लिख सकते हैं। तो गामा रेज का वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगा। तो इस तरह से, ठीक है, वेवलेंथ के बेसिस पर अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोगों को लिखना है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कभी कभी जो है, ठीक है, वेवलेंथ का केस में उसका कलर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है, ठीक है, ये जो आप विजिबल लाइट जो अगर आप देखते हैं, तो विजिबल लाइट में क्या होगा, विबग्योर होगा, ठीक है। क्या होगा, विबग्योर, यानी कि V फॉर क्या, वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपको जो है, ठीक है, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका विजिबल वाला जो है, इसमें रेड का सबसे ज्यादा है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसको पहले लिखना होगा, R को पहले, फिर O को, फिर Y को, फिर G को, फिर B को, फिर I को, फिर V, ठीक है। तो यहाँ पर इसको शामिल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, गामा रेज, माइक्रोवेव्स है, यहाँ पर जो है, ठीक है, येलो लाइट दिया हुआ है, ब्लू लाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करना है, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ठीक है, जो रेंजेस है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेंज को सिर्फ हम लोगों को याद रखना है, वेवलेंथ के रेंज को, ठीक है, खुद ब खुद उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। इनफैक्ट वेवलेंथ कितना होता है रेडियो वेव्स का, माइक्रोवेव्स का, इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछने का ट्रेंड जो है वो नहीं है। हालांकि जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है उसमें वेवलेंथ रेंज के लिए भी जो है एक चार्ट बना दिया हूँ, फ्रीक्वेंसी का भी एक चार्ट बना दिया हूँ कि किस तरह से वो डिक्रीज कर रहा है, किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ जो है हम लोग मिलेंगे कल रात 9 बजे। ओके, थैंक यू।